नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। देश हित के बजाय बिचौलियों की रक्षा करने वालों का हिसाब करेगा कानून। ओडिशा के बारीपाड़ा में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब। बीजेडी सरकार को महिलाओं से जुड़ी योजनाएं लागू करने में बताया नाकाम। अवैध खनन घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हो सकती है पूछताछ। सीबीआई ने आईएएस बी चंद्रकला के आवास समेत उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 14 ठिकानों पर की छापेमारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 में दिए थे जांच के आदेश। बैंक लोन मामले में फरार चल रहा विजय माल्या देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित। प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर पीएमएलए कोर्ट का फैसला। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत सरकार को मिला देश विदेश की संपत्ति जब्त करने का अधिकार। देश भर में बेहतर चिकित्सा शिक्षा और शोध के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जोर। निजी क्षेत्र से ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की अपील। कहा, खराब जीवन शैली से होने वाले रोगों की जानकारी के लिए डॉक्टर चलाएं अभियान। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की आशंका। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए जारी किया अलर्ट। शीतलहर और कोहरे की चपेट में पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मंजूर हुई उत्तरी कोयल परियोजना यानी कि मंडल बांध परियोजना के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की अनदेखी के चलते जो योजना महज 30 करोड़ रुपए में पूरी हो सकती थी, उसकी लागत अब कई गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए किसान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है। देश में कर्ज से परेशान किसानों की बदहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार बताया है। शनिवार को प्रधानमंत्री ने झारखंड के डाल्टनगंज में कोयल मंडल डैम का शिलान्यास किया। इस बांध की मदद से 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और बिहार झारखंड में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। अच्छा होता अगर किसानों के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना होती, ऐसे सारे काम पूरे कर दिए होते तो मेरा किसान कभी कर्ज के बोझ में डूबा नहीं होता। अरे वो तो दुनिया को कर्ज देने की ताकत वाला बन गया होता। भाई और बहनों, जब हमारी सरकार आई तो किसान के खेत में पानी पहुंचाने का बीड़ा हमने उठाया। जब पुरानी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं के कागज निकलवाए तो ऐसे ऐसे कारनामों का पता चला कि मेरी तो आंखें खुल गई, खुली खुली रह गई जी। एक प्रकार से आंखें फट गई, ऐसा काम करके गए। मैंने देश भर की ऐसी बड़ी परियोजनाओं की लिस्ट बनवाई, बजट में पैसों का इंतजाम किया और फिर शुरू की प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना। आज इस परियोजना की वजह से देश की उन 99 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है जो 30, 40 साल से अटकी पड़ी थी, फाइलें भी खो गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने खेती को किसानों के लिए पहले से ज्यादा फायदेमंद बनाने के कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश हित में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 25,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका आशियाना भी सौंपा।
उन्होंने कहा कि गांव हो या शहर, सरकार हर देशवासी को पक्की छत देने का प्रयास कर रही है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के उन 25,000 लाभार्थी परिवारों को भी विशेष बधाई देता हूं जो आज अपने पक्के नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। नए साल में नए घर की उन्हें डबल बधाई। और घर पक्का होता है तो संकल्प भी पक्का बन जाता है और सपने भी सुहाने लगने लगते हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि करीब 3 महीने पहले शुरू की गई योजना आज गरीबों के लिए जीवन रक्षक बन गई है और 6 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों ने इस योजना का लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और झारखंड के बाद प्रधानमंत्री ने उड़ीसा को भी कई सौगातें दी। बारीपाड़ा में प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की संस्कृति सबका विकास, देश विकास और संपूर्ण विकास है। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 साल से सरकार ने ऐसे विकास का रास्ता चुना है जिस पर नए भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण हो सके। केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा दौरे पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को मौजूदा केंद्र सरकार इसीलिए खटक रही है क्योंकि उनकी गड़बड़ियों के राज खुल रहे हैं। बारीपाड़ा में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने सेना के साथ अन्याय किया, देश की रक्षा के साथ समझौता किया, उन्हें जनता और कानून नहीं छोड़ेंगे। देश के बजाय बिचौलियों के हितों की रक्षा में जिसकी भूमिका रही है उनका पूरा हिसाब जांच एजेंसियां करेगी, देश की जनता करेगी। भाइयों और बहनों, केंद्र की सरकार देश की सुरक्षा के लिए निरंतर बड़े और कड़े फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जो भी प्रयास कर रही है, ओडिशा को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार बेटियों से जुड़ी योजनाओं के लिए गंभीर नहीं है। करीब 2 दशक से शासन के बावजूद महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार ऐसे तमाम पैरामीटर्स पर ओडिशा पिछड़ गया है, बहुत पीछे है। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार ने बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों को फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। लेकिन ओडिशा में बेटियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। इससे पहले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ओडिशा में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज हम 21वीं सदी के उस पड़ाव पर हैं जहां कनेक्टिविटी पर बहुत ज्यादा काम किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसमें भी पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को होगा तो देश का मध्यम वर्ग और मध्यम उद्योग वर्ग ही है। जब आधुनिक सड़कें होती हैं, बेहतर साफ सुथरी ट्रेनें होती हैं, हवाई जहाज का किराया कम होता है, तो मध्यम वर्ग के लोगों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ती है। मुझे खुशी है कि आज ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक और प्रयास हुआ है। ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 6 पासपोर्ट सेवा केंद्रों का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने टाटानगर से बादाम पहाड़ तक चलने वाली दूसरी पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की LPG पाइपलाइन परियोजना के बालासोर हल्दिया दुर्गापुर सेक्शन और बालासर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क राष्ट्र को समर्पित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
9,000 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में फरार चल रहे कारोबारी विजय माल्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित हो गया है। मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत ने आज ये फैसला सुनाया। इसी के साथ अब सरकार को विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार मिल गया है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत बनी पहली प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्र एक्ट स्पेशल कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही इस कानून के तहत विजय माल्या का नाम पहले भगोड़े आर्थिक अपराधी के रूप में दर्ज हो गया। All that the court said is he declared an offender. That's all. They don't have the power to grant stay. So sir, will you appeal in High Court? Let us see the judgment. इस मामले में विजय माल्या की विशेष अदालत और बम्बई हाईकोर्ट से ईडी की अर्जी पर रोक लगाने की याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। जांच एजेंसियों को FEOA के तहत दर्ज अपराधी की सारी संपत्तियां जब्त करने का अधिकार है। अब विजय माल्या की देश और विदेश की संपत्तियां ईडी कुर्क कर सकता है। I hope now when he goes and appeals further in the UK, this acts as a deterrent to their government to not allow him to stay back in the country. कोर्ट ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की धारा 12 के तहत विजय माल्या के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक कोई शख्स अपराध करने के बाद देश छोड़ गया हो, जांच के लिए कोर्ट में हाजिर ना हो रहा हो और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका हो, उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी ठहराया जा सकता है। आज नतीजा सामने आया है। आज ये जो एंटी करप्शन फाइट है मोदी सरकार की, इट्स अ फेदर इन द कैप ऑफ दिस फाइट। आप देखिए 2018 में जुलाई के माह में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 लेके सरकार आई थी। आज विजय माल्या उसके पहले घोषित फ्यूजिटिव हैं। मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गए विजय माल्या पर SBI समेत कई बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप है। विजय माल्या इस समय लंदन में है। लंदन की कोर्ट विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए रजामंदी दे चुकी है, लेकिन माल्या के पास फिलहाल इसके खिलाफ अपील करने के लिए जनवरी तक का वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अवैध खनन घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 14 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी जालौन, हमीरपुर, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर की गई। अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी पूछताछ की जा सकती है। अवैध रेत खनन मामले में CBI इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर जांच कर रही है और इस दौरान CBI ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के घर पर छानबीन की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। जिन अधिकारियों के घर पर छापेमारी की गई उनमें उत्तर प्रदेश काडर की IAS अधिकारी B चंद्रकला का आवास भी शामिल है। चंद्रकला हमीरपुर और बुलंदशहर की DM रह चुकी हैं और उन पर गलत तरीके से खनन के पट्टे देने के आरोप हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान अवैध खनन का मुद्दा काफी उछला था और उस वक्त खनन विभाग का कामकाज उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास ही था। अखिलेश यादव ने 2012 से जून 2013 तक खनन विभाग को अपने पास ही रखा था। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश की तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को भी नोटिस जारी किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में इस मामले में CBI जांच के निर्देश दिए थे। साथ ही सभी पट्टे अवैध घोषित कर दिए गए थे। ऑगस्टा वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर डील के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की न्यायिक हिरासत 26 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर मिशेल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि इटली की कोर्ट में मिशेल की तरफ से जमा किए गए कागजात झूठे हैं। हमारे पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं। जांच सही दिशा में है और हमने इस बात की भी जांच की है कि कैसे डिफेंस डील में हवाला के पैसे को विभिन्न बैंकों में जमा किया गया। काफी प्रयासों के बाद क्रिश्चियन मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA के नए नियमों के मुताबिक 4 पहिया 2 पहिया वाहनों के पर्सनल एक्सीडेंट
इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब इन वाहनों का कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर 2 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। कार, बाइक और स्कूटर चलाने वालों या फिर कमर्शियल व्हीकल्स ड्राइवर के लिए राहत भरी खबर है। सभी वाहनों के लिए अब 2 लाख की जगह 15 लाख का कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा, जिसके प्रीमियम के लिए 750 रुपये देने होंगे। इससे पहले बाइक पर प्रीमियम 50 रुपये और कार पर प्रीमियम 100 रुपये होता था। नए नियमों के मुताबिक ग्राहक 15 लाख रुपए या उससे अधिक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लेते हैं। उन्हें वाहन पॉलिसी लेते समय इसे एक बार फिर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके पास है उसको फिर से पे करने का ज़रूरी नहीं है। अगर जिसके पास 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी में ऑलरेडी किसी ने लिया है, दूसरी गाड़ी में लेना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उसके पास एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर है। दिस इज़ वन बेनिफिट कस्टमर के लिए, मतलब कॉस्ट बेनिफिट। दूसरा ये है, इन एनी सेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप एक चीज़ को अवेलेबल करोगे पब्लिक के लिए विद मल्टीपल ऑप्शंस, देन दैट इज वो ऑटोमेटिकली प्राइजेस को ड्राइव डाउन करेगा। दरअसल वाहन बीमा पॉलिसी के 3 हिस्से होते हैं। थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को होने वाले नुकसान का बीमा होता है। दूसरा, खुद को होने वाले नुकसान यानी कि अपने वाहन को होने वाले नुकसान का बीमा। और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। थर्ड पार्टी और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा वाहन बीमा के अनिवार्य घटक होते हैं, जबकि स्वयं को होने वाले नुकसान का बीमा वैकल्पिक होता है। मोटर इंश्योरेंस में 2 चीज़ें होती है, एक ओन डैमेज कवर होता है, एक थर्ड पार्टी कवर होता है। एक थर्ड पार्टी कवर मैंडेटरी होता है आपको अगर गाड़ी रोड पे निकालना है तो, एंड थर्ड पार्टी कवर के अंदर एक होता था ओनर ड्राइवर कवर करके, पर्सनल एक्सीडेंट कवर करके, जो पहले सितंबर के महीने तक 2 व्हीलर में 1 लाख रुपए का कवर होता था और कार में 2 लाख रुपए का कवर होता था, जिसके लिए 50 या 100 रुपए चार्ज किया जाता था। एक मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस के मुताबिक मतलब ये बताया कि यार आज के ज़माने में 1 या 2 लाख बहुत कम होता है, इसको 15 लाख करो करके सजेस्ट किया था। फिर IRD ने रेगुलेशन निकाला है सितंबर में कि इसको 15 लाख कर दो बोथ कार एंड 2 व्हीलर में, और उसके लिए 750 रुपये चार्ज करो। सितंबर 2018 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला देते हुए कहा था कि बाइक पर 1 लाख रुपए और कार पर 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पर्याप्त नहीं है। IRDAI ने उसके बाद न्यूनतम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया और उसका प्रीमियम 750 रुपये तय कर दिया, जो 1 जनवरी 2019 से लागू हो गया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश भर में बेहतर चिकित्सा, शिक्षा और शोध के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर जोर दिया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में रंगाराया मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में उन्होंने निजी क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की सलाह दी। उन्होंने डॉक्टरों से खराब जीवन शैली से होने वाले रोगों की जानकारी के लिए जागरूकता अभियान चलाने की अपील की। That is very much needed to keep the body active with games, exercise and yoga, as the practice of medicine can sometimes be very tiresome and stressful. Exercise is very much required for everybody, some sort of physical activity. The Prime Minister's call for yoga or the Swachh Bharat, all these things are aimed in improving our health, thereby our wealth. This yoga has no religion. Yoga is an exercise between mind and body. It is there part of our 64 arts of this ancient nation. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किताबें विश्लेषणात्मक सोच और दूसरे विचारों के लिए सम्मान विकसित करने में मदद करती हैं। उन्होंने ये बात आज दिल्ली में 27वें विश्व पुस्तक मेले के उद्घाटन के मौके पर कही। पुस्तक मेले की इस बार की जो थीम है वो है रीडर्स विद स्पेशल नीड्स, और शारजहां अतिथि देश के तौर पर शामिल किया गया है। इस गीत के साथ दिल्ली के प्रगति मैदान में शनिवार को 27वें विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शारजाह के सरकारी संबंध विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष शेख फहीम बिन सुल्तान अल कासिमी ने इसका शुभारंभ किया। मित्रता का ये प्रकटीकरण है कि दोनों ने मिलकर ये संयोजन किया है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये पढ़ने की संस्कृति,
ये बढ़े और बढ़ रही है, ये मुझे बहुत खुशी है। इस मौके पर बीबी फातिमा एंड किंग सन्स पुस्तक का विमोचन भी किया गया। प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स की भेंट की। शारजाह विश्व पुस्तक मेले में अतिथि देश है। इसके स्टॉल में अरबी सांस्कृतिक और साहित्यिक विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया है। First of all, I think it's extremely important to thank the Book Trust for giving us the title of Guest of Honor as Sharjah this year in the New Delhi World Book Fair. The presence of Sharjah as Guest of Honor is really an example of how important building these cultural bridges are. We firmly believe that cultural exchange is the core to all of our strong relationships between India and the UAE, between New Delhi and between Sharjah. And therefore, our presence here today is not only to showcase the important amount of books and publishing that comes out of Sharjah, but also to share our culture. इस अवसर पर मानव संसाधन मंत्री ने कैटलॉग और कैलेंडर भी जारी किया। एनबीटी के अध्यक्ष ने पुस्तक मेले की एक खासियत के बारे में जानकारी दी। इस बार शारजाह को विशिष्ट अतिथि देश के रूप में रखा है हम लोगों ने। भारत और अरब संस्कृति का बहुत पुराना संबंध है, वो इस आयोजन के माध्यम से और सशक्त हो, दोनों देशों के बीच के सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ हों। उस दृष्टि से भारत के हमारे जो देशवासी हैं, पुस्तक प्रेमी, जो लाखों की संख्या में इस पुस्तक मेले में आएंगे, वो शारजाह के हमारे इंटरनेशनल पेविलियन में शारजाह की कला, संस्कृति, साहित्य, इस सब को बहुत विस्तार से देख सकें। मेले की थीम रीडर्स विद स्पेशल नीड्स में विशेष तौर पर दिव्यांगजनों के लिए ब्रेल किताबें, ऑडियो किताबें, प्रिंट ब्रेल किताब भी प्रदर्शित की गई। मेले में 20 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही मेले में 600 से अधिक प्रकाशकों ने 1300 से ज्यादा स्टॉल लगाए हैं। विश्व पुस्तक मेला 13 जनवरी तक चलेगा। मेले को लेकर किताब प्रेमियों व प्रकाशकों में जबरदस्त उत्साह भी नजर आया है। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं उत्तराखंड में भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट है। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर का देश भर से कल से संपर्क कटा हुआ है, लेकिन आज कुछ उड़ानों का संचालन किया गया। हालांकि दृश्यता कम होने की वजह से संचालन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से फिसलन के चलते एहतियात के तौर पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को रोक दिया गया है। इससे सड़क यातायात पर काफी असर पड़ा है। इधर पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की आशंका है। मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। और अब खेल की खबर। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खराब रोशनी और बारिश के चलते आज समय से पहले खत्म करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई टीम 236 रनों तक 6 विकेट गंवा चुकी है। पीटर हैंड्सकॉम्ब 28 और पैट कमिंस 25 रन बनाकर क्रीज पर नवाद हैं। कुलदीप यादव ने 3 और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए हैं। 1 विकेट मोहम्मद शमी के खाते में गया है। वहीं कल मैच के दूसरे दिन चेतेश्वर पुजारा के 193 रन, ऋषभ पंत के 159 और रविंद्र जडेजा के 81 रन के बदौलत टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 622 रनों पर अपनी पहली पारी घोषित की। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।